हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इंडियन फॉरेस्ट में जो सी सेट का पेपर होता है, मींस प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर। प्रीलिम्स में पेपर 2 जो होता है मैं उसको करवा रहा हूं। 2023 का पेपर्स मैं करवा दिया हूं, प्रीलिम्स का जीएस सी सेट पेपर, जिसमें से मैं आपको करवा रहा हूं मैथ्स यानी क्वांट, क्यूए प्लस रीजनिंग। ठीक है। और 2024 का अब करवा रहा हूँ सेट ए में करवा रहा हूँ दोनों का, इसका भी सेट ए करवा दिया हूँ 2023 का। 2024 का भी मैं सेट ए करवा रहा हूँ, इसका भी एक लेक्चर हो चुका है। मैं 4 लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि 4 लेक्चर में आपका जो पूरा क्वांट एंड रीजनिंग का जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो पूरा 4 लेक्चर में करवा दूँ। एक लेक्चर में आपको ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन से जुड़े हुए या उस टाइप से जितने और भी फंडे होते हैं मैं वो चीज़ें करवाता हूँ, ताकि आप उस टाइप के, क्योंकि आप देखते होंगे कि क्वेश्चन का एक थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानो कि क्यूब से एक क्वेश्चन आ रहा है तो क्यूब से किसी बार 2 फेस पूछ देगा, तो किसी बार 3 फेस पूछ देगा, किसी बार 1 फेस या 0 फेस, या फिर कट कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होती है कि क्यूब से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर साल आते हैं रिमाइंडर से। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, नंबर हो गया, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही हैं और वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चाहे आप सी सेट के लिए, सिविल सर्विस के लिए सी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, या यूपीएससी में और भी एग्जाम्स होते हैं लाइक सीडीएस, जहाँ पर मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछी जाती है, आईईएस में भी इसका फ़ायदा होता है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट आप देख सकते हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। राइट, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन रहते हैं सी सेट में। और भी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछी जाती है, लाइक बैंकिंग हो गई, रेलवे हो गया, तो बहुत एग्जाम्स होते हैं, पर कई जगह के लेवल जो है टफ होता है। मतलब टफ का मतलब कि थोड़ा सा लेवल टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डीपली सोचना पड़ता है। तो उसी सीरीज में मैं आज इसका 2024 का सेकेंड लेक्चर लाया हूँ आपसे। देखो, मैं आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए कोई आपसे पैसे नहीं डिमांड कर रहा हूँ, और एक तरीके से प्रोवाइड करता हूँ भाई, सिस्टमेटिक वे में। कोई ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन यहाँ का करवा दिया, आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर दिया, ये छोटे मोटे ऐसे बता दिया, फिर बस मेरा काम खत्म। नहीं, मुझे आपको मोर देन 100 मार्क्स दिलवाना है केवल क्वांट एंड रीजनिंग से। चाहे आप कमज़ोर हो, थोड़ा सा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो भाई मैं ऐसा बता रहा हूँ, साइज में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप 100 मार्क्स से ज़्यादा लाओगे। एटलीस्ट 100 मार्क्स मीन्स सी सेट तो आपका किसी भी कीमत पर रुक ही नहीं सकता। राइट। तो बस आप वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। राइट। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ, जो भी आपका कोई सुझाव है, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती या कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको टफ लगता है, तो आप बताओ, मैं डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, इन एन एग्जामिनेशन मैं 2 लैंग्वेज में पेपर आपको क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार कर लें। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, क्या हुए, उत्तीर्ण यानी पास्ड हुए, और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, मतलब हिंदी में 70% स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, ये पास का दिया है। एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 15% दोनों में फेल होते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कि पहले 2 वाले में पास पास का दिया था, तीसरे वाले में मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन दिया है वो 15% दोनों में फेल हो रहे हैं। राइट। इन बोथ द सब्जेक्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। देखो, मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई पहले में आपको इंग्लिश में आपको देखो पास का दिया है, ठीक है, हिंदी में भी आपका पास का दिया है, बोथ का अगर मैं बात करूं तो बोथ का आपका फेल कर दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि ओनली वन, वन में पास आपसे फेल का पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे। देखो, ये दोनों में फेल का दिया है,
एक में हमसे फेल का ही पूछा है, तो भाई अगर यहाँ पास का दिया है तो हम फेल का निकाल लें, ठीक है, यहाँ भी निकाल लें और यहाँ भी फेल का ही निकाल लें, तो फेल 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 हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 80% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, भाई अगर 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, ये परसेंट में दिया है, 80% पास हो रहे हैं दैट मीन्स कि 20% फेल होंगे, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, इसका मतलब फेल कितने हो रहे हैं भाई, 30% फेल हो रहे हैं। ये परसेंट की बात हो रही है, देखो यहाँ पर किसी नंबर की बात नहीं हो रही न्यूमेरिकल टर्म्स में। यहाँ पर कितने फेल हो रहे हैं भाई, तो दोनों में 15% फेल हो रहे हैं। तो हमसे ओनली वन में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन होगा। वेन डायग्राम मतलब कि जो हम सर्कल बना के क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कि ये इंग्लिश हो गया, ये मान लो कि लेट से हिंदी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, चलो अब ये मान लो कि मैं बना दिया ये डायग्राम, इसको मैं मान लो कि इंग्लिश दे देता हूँ, ये इंग्लिश का हो गया और ये वाला हिंदी का हो गया, ठीक है। इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, हमें फेल का निकालना है, हमने फेल में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज देखो आप यहाँ से देखा करो कि आपको दोनों में क्या दिया है, दोनों में फेल दिया है तो ये फेल कर रखोगे, तो इसलिए हम फेल फेल का यहाँ से निकाल लें। अगर यहाँ पास का दिया हो तो दोनों में, तो हम पास पास से करते हैं, ठीक है। देखो दोनों में कितना दिया है 15%, तो भाई मैं यहाँ 15% रख दिया। इंग्लिश का फेल कितना है, टोटल 20% है, टोटल इंग्लिश का। अब इंग्लिश में ये वाला पूरा पार्ट शामिल होगा, ये गोला पहला वाला। हिंदी का टोटल कितना है फेल, 30%। अब आप बताओ कि इंग्लिश में अगर ये पूरा मिला के 20% है और 15% इन दोनों में आ गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे 20 में से 15 तो यही हो गया, तो बचेगा 5%, ठीक है भाई। हिंदी में टोटल 30% है, ये पूरा यहाँ से ये वाला सर्कल जो है ये पूरा 30% है, तो 15% इतना दोनों में हो गया, तो बचा 30 माइनस 15 यानी 15% ये भी बचेगा। बताओ भाई समझ आया। वट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। अब ओनली वन का मतलब क्या होता है भाई, ओनली वन का मतलब ये होता है कि जो एग्जैक्टली या तो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं या एग्जैक्टली हिंदी में फेल हो रहे हैं, अकेले हिंदी में फेल हो रहे हैं या अकेले इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, इन 15% को नहीं काउंट करोगे। अगर बोलता आपसे कि ओनली इंग्लिश में, तो तब आप 5% निकालते, ये आपका आंसर 5% होता। अगर बोलता कि ओनली हिंदी में फेल होने वाले, तो आपका ये 15% आंसर होता। बट अगर आपसे बोल रहा है कि ओनली वन, तो ओनली वन में आप ओनली इंग्लिश भी होगा एंड ओनली हिंदी भी होगा। अब समझ पा रहे हो ना, देखो मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं निकलवा रहा हूँ भाई, आपको फंडा समझा रहा हूँ। तो ये 5% हो जाएगा और ये 15%, ये 15% ये वाला नहीं है, ये वाला है 15% और ये वाला 5%, तो ये टोटल मिला के 20% होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। समझ आया भाई। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, समझाने में आपको भले लग रहा है, क्योंकि आप समझो कि पहली बार जब कोई चीज़ आप समझते हो तो थोड़ा सा वो लगता है कि यार टफ है, पर एक दो बार अगर करोगे ना दिमाग में आ जाएगी, तो फिर तो वो उसको हवा में उड़ाओगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, अ फादर सेड, फादर है, अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर बैक। जो भी बोलता है, मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि भाई जो जो बोल रहा है आप उतना करते जाओ, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर बैक, यानी पहले, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि एन साल पहले मैं, एन साल पहले यानी फादर की एज एफ माइनस एन हो जाएगी, तुम्हारा कि तुम्हारे उम्र के बराबर था जितना कि तुम आज हो, ठीक है। माई पेरेंट्स एज इज, माई प्रेजेंट एज, आई एम सॉरी पेरेंट्स बोलता हूँ मैं, माई प्रेजेंट इज 4 times योर एज एन ईयर बैक। इफ सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन इज 130 ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दियर एज। सिंपल है, जितनी चीजें बोल रहा हूँ उतना करते जाओ। देखो फादर सेड टू हिज सन, मान लो मैं फादर की एज को एफ मान लेता हूँ और सन की एज को एस मान लेता हूँ। एन ईयर बैक, तो एन ईयर बैक आई वाज, तो फादर, आई मतलब फादर को डिनोट कर रहा, तो भाई एन ईयर बैक फादर की एज कितनी होगी, एफ माइनस एन, यही होगी।
आई वॉज एट ओल्ड एज यू आर नाउ, तो भाई मैं उतने साल का था जितना कि तुम आज हो। तो भाई इसकी एज सन की आज की एज, एक तो ये इक्वेशन हो गई। ठीक, फिर तो देखो माई प्रेजेंट एज, अब फादर की, माई किसको बोला, फादर डिनोट कर रहे हैं अपने को, तो माई प्रेजेंट एज यानी फादर की प्रेजेंट एज एफ हो जाएगी। इज 4 ईयर, इज का मतलब इक्वल 4 टाइम्स योर एज एन ईयर बैक, तो इसकी एज एन ईयर बैक में एस माइनस एन होगी, इसका 4 टाइम्स। बताओ भाई, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। बस इनको सॉल्व कर लो। और एक तीसरी चीज दिया है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन की प्रेजेंट एज 130 ईयर दिया है। ठीक है, तो उनका डिफरेंस यानी एफ माइनस एस आपसे पूछा है। बताओ, अब कुल मिला के आपको करना क्या है भाई, देखो एफ प्लस एन, एफ प्लस एस यहाँ दिया है, कुल मिला के एन को रिप्लेस करना है। एन एक्स्ट्रा में यहाँ से है, एन यहाँ में है, तो अगर मैं रिप्लेस करूँ तो पहले वाले से मैं एन की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, देखो एन इज इक्वल टू, एन को राइट साइड उठा ले जाऊँ तो एफ माइनस एस हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो एफ इज इक्वल टू, मैं एन की वैल्यू रख देता हूँ, ये होगा 4s और -4 इंटू एन, 4s माइनस 4n, तो 4s माइनस 4n, n मतलब f माइनस एस। जब इसको करोगे तो ये 4s माइनस 4f और माइनस माइनस प्लस 4s, ये f। जब इस 4f को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5f इज इक्वल टू 8s, 4s और 4s। क्या आप यहाँ से f अपान s निकाल सकते हो भाई, 8 अपान 5 हो जाएगा। समझ आया क्या? अब देखो टोटल 8 5 13 पार्ट बराबर 130 दिया, अगर दोनों को जोड़ोगे तो 8 5 13 पार्ट होगा। बिकॉज क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों को सम दिया है, जोड़ना दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 पार्ट बराबर 130, तो मतलब एक पार्ट बराबर 10, तो इसका मतलब दोनों में 10 का गुणा कर दो तो ये 80 और 50 हो जाएगा। मतलब समझ आया कि फादर की एज 80 साल है और सन की एज 50 ईयर है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 130 ईयर। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा तो भाई 80 और -50 कितना होगा, 30 ईयर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई, अहमदाबाद। क्लियर है, समझ में आ रही ना बातें? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मैं आपको एक सीडीएस का पेपर करवाया था, तो मैं आपको एक चीज़ बताया था, सीडीएस का पेपर करवाया था, या आई थिंक सिविल सर्विस का यही सी सेट करवाया था शायद 2023 का। मैं उसमें कहीं बताया था कि 3 चीज़ें मैं आपको, 2 चीज़ें मैं आपको वहाँ पर रटवाया था। एक तो मैं आपको बताया था कि 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है, 1000 kg होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, और 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर क्या होता है, एरिया होती है, यानी हम जब भूमि होती है, लैंड होती है, हमारी धरती होती है, उसको हम मापते हैं तो एरिया होती है हेक्टेयर। तो जब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये 10,000 होता है मीटर स्क्वायर। ये 2 चीज़ें मैं आपको बताया था वहाँ पर। ठीक है, इसको एज इट इज़ आप याद रख लो। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक ये याद रखनी है कि अगर 1 लीटर की कीमत, आप वॉल्यूम को किस में नापते हो, आप या तो लीटर में नापते हो या वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यूनिट के क्यूब में मापते हैं। तो जब भी 1 लीटर की बात आए तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब, देखो ये मीटर क्यूब, तो यहाँ पर भी पावर 3 है, बट ध्यान रहे -3 है। ठीक है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा में, इसको भी याद रखना। ये जनरली हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं यूनिट ये वाली। ठीक है, इनको कन्वर्जन होता है एक से दूसरी यूनिट में। अब देखो आपसे सवाल में ये इसी के बारे में पूछा है, कुछ और नहीं पूछा है। इन दोनों को तो आपको याद रखना ही है। और ये तीसरी चीज़ जनरली फिजिक्स या केमिस्ट्री में ये यूनिट कन्वर्जन यूज हो जाता है। अब आप कहोगे यार हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी नहीं भाई, तो ये यूनिट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपसे क्या पूछा, देखो कंसिडर द फॉलोइंग, एक स्टेटमेंट, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अबव करेक्ट। ठीक है, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। भाई 1 लीटर बराबर देखो कितना होता है, ये देखो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या इस बात को आप ले आओगे, अगर नीचे लिखोगे तो 1/10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इस 10⁻³ को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ लीटर, इसका मतलब 1000 लीटर बराबर मीटर क्यूब हो जाएगा, या 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो पहला करेक्ट हो गया, आपका आ गया। मैं इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा। अगर आप इतना समझते हो भाई कि 1 लीटर बराबर 10⁻1
1 लीटर, ये रहा 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो अगर आपसे 1000 लीटर पूछा, 1000 लीटर, तो 1000 हो गया और लीटर की जगह आप क्या रख दो, 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब तो अपनी जगह ही रहेगा भाई, ये और ये, बिकॉज 1000 को 10⁻³ लिख सकते हो, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 1 मीटर क्यूब हो गया। और यही तो दिया है राइट साइड में 1 मीटर क्यूब, जब आप लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल रहे हो 1000 लीटर की, तो यही तो हो गया। तो मतलब पहला करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, मैं देखो यही बताया हूँ आपको, रटवाया हूँ। 1 मीट्रिक टन आपको अगर पहले नहीं पता था, अभी पता कर लो और याद रख लो। 1 मीटर बराबर मीट्रिक टन बराबर 1000 kg होता है, किलोग्राम। और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एरिया में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है भाई, बन जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ भी आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही बेसिक चीज़ें पता है तो आप करेक्ट करोगे, ठीक है। इसको याद ही रख लेना। अब आप कहोगे इसमें समझाने का, भाई कुछ भी समझाने का नहीं है, आप इसको डायरेक्ट एज इट इज़ रट लो, याद कर लो। जो चीज़ें याद करने की रहती है मैं इसको डायरेक्ट आपको बोल देता हूँ, जो समझने की है तो उसको तो समझना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार इतने इतने आसान सवाल आ जाते हैं ना कि आप खुद आपको लगेगा, बिलीव नहीं होगा कि भाई सिविल सर्विस में, मतलब सी सेट में इतने आसान सवाल भी आते हैं क्या, जहाँ पर लोगों के पेपर रुक जाते हैं, ठीक है। लेट एक्स विद a 2-digit number and y with another 2-digit number form by interchanging the digit of x। मतलब x एक 2 डिजिट नंबर है, y भी एक 2 डिजिट नंबर है, और y बन कैसे रहा है, तो x की जो 2 डिजिट है उनको इंटरचेंज करा। मतलब अगर मान लो कि लेट से कि मैं x को कुछ ऐसा मान लूँ कि x बराबर, लेट से कि मैं x y मान लूँ, तो ये जो y आपका बनेगा y बराबर y x आप बना दोगे, मतलब इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर देखो, इफ एक्स प्लस बाई, इफ एक्स प्लस बाई इज ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट है पर 2 डिजिट ही है, ध्यान रहे नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। देख लेते हैं भाई, आसान सवाल है। हमसे क्या बोला, एक्स प्लस बाई, यही बोला है। तो एक्स प्लस बाई को एक्स बाई प्लस बाई एक्स रखोगे। और जब भी ऐसा कोई नंबर होता है 2 डिजिट का, तो इसको क्या लिखते हो, जैसे कि मान लो अगर मैं 12 लिखा हूँ, 12 लिखा हूँ, तो 12 को 10 + 2 लिखोगे, मतलब जो 10th प्लेस पर है उसकी वैल्यू, उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, जो यूनिट पर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो जो 10 पर यहाँ x है तो ये 10x होगा, और ये यूनिट में पाई होगा। बताओ भाई, सेम चीज़ है इधर, जो 10 पर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, और जो यूनिट पर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो सेम चीज़ें क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई और प्लस एक्स। तो क्या मैं देखो 10x प्लस एक्स 11x लिख सकता हूँ, और बाई प्लस 10 बाई 11 बाई, तो मैं 11 दोनों में कॉमन ले लूँ तो x प्लस बाई लिख सकता हूँ 11 इंटू में, ठीक है भाई। मतलब x प्लस बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11 इंटू एक्स प्लस बाई। अब आप देखो कि इसको बोला है कि x प्लस बाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। भाई ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 11 का मल्टीपल हो, कौन सा होता है भाई, 11 का मल्टीपल 99 होता है, जो 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर होता है। समझ आया, 88 भी होता है, पर वो 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर नहीं होता। अब आप 3 डिजिट में फिर आगे भी निकल जाओगे तो 11 के और भी मल्टीपल आगे आएंगे 99 से आगे, बट वो 2 डिजिट की नहीं होगी, फिर वो 3 डिजिट में आ जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के आपके पास वैल्यू आ रही 99, तो क्या आप यहाँ से 11 से काट दोगे तो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। समझ आया। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं करस्पॉन्डिंग, तो क्या क्या हो सकती है। हमें दो दो चीज़ों का सम 9 लाना है, तो भाई 1 और 8 ले लो, 2 7 ले लो, 3 6 ले लो, 4 5 ले लो, ठीक है यहाँ तक। अब बताओ, क्या मैं अगर x की वैल्यू 18 लूँगा एक्स वाई की, तो ये नंबर 18 होगा। ध्यान से देखना, ये नंबर 18 होगा। तो क्या वो ऐसा बोला है कि ये 81 नहीं हो सकता, तो 4 ये नंबर है, इनको उल्टा कर दो, तो 8 1 भी होगा, 7 2 भी होगा, 6 3 भी होगा, और 5 4 भी होता। ये क्यों होगा, बिकॉज 4 यहाँ से 4 4 8, 4 × 2 मतलब 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर 8 होगा।
अब देखो भाई, कई बार यहाँ पर आपसे सवाल में ऐसा भी पूछ देता है, मान लो इसी सवाल में अगर थोड़ा सा वो चेंजेस करना चाहे तो क्या कह देगा कि x ग्रेटर देन अगर y बोल देता है, सपोज ऐसा बोल देता है कि जो x है वो ग्रेटर देन y है, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा भाई कि अगर आप x की वैल्यू 18 ले रहे हो तो उल्टा करोगे तो y हो जाएगा, तो क्या 18 81 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो इसको अकाउंट नहीं करोगे। फिर आप 81 ये वाला लोगे, मतलब x की ये वैल्यू होगी y की ये, दैट मीन्स कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसी को आप x कंसिडर करोगे। अगर ऐसी कुछ कंडीशन दी होती है या ऐसा भी कंडीशन में आपसे दे सकता है कि x लेस देन y, बट यहाँ पर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन नहीं दिया है, तो जब कोई नहीं दिया है तो भाई x की वैल्यू हमसे पूछा कैपिटल X की, तो x की वैल्यू 18 भी हो सकती है 81 भी हो सकती है। जब x की वैल्यू 18 होगी तो y की वैल्यू 81 हो जाएगी, सेम चीज इधर से 27 x की होगी तो 72 y की हो जाएगी। तो कुल मिला के टोटल आपके पास 8 वैल्यू पॉसिबल हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, दिल्ली। तो डिपेंड करता है कि भाई आपको, भले क्वेश्चन वही है पर कंडीशन आपको जो दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका आंसर चेंज होता है, ठीक है, क्लियर है चीजें। चलो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वुमेन। If the average weight of women is 63 kg, then what is the average weight of boys? सबसे पहली बात तो ये समझना है भाई कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है। एक तो बॉयज़ का दिया है, गर्ल्स का दिया है, एक मेन का दिया है, वोमेन का दिया है। आपसे पूछा क्या क्या है, वोमेन का दिया है और बॉयज़ का पूछा है। तो मुझे तो सिर्फ किस यहाँ पर ये जो 4 कंडीशन दी है, इन 4 में से मुझे केवल वोमेन और मेन बॉयज़ के बारे में पूछा है, तो सिर्फ मैं यहाँ से 2 ही चीज़ें कंसिडर कर लूँ, हमारा काम हो जाएगा। पर बाय द वे यही क्वेश्चन अगर देता, इसमें हो सकता है कि आपसे बना के 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछ देता, तो फिर आप सब कर लेते, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, पर फिर भी आपको 2 की ही ज़रूरत है। देखो जैसे वेट ऑफ 6 बॉयज़, तो मैं इसको 6 बॉयज़ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 7 गर्ल्स को मैं जी लिख देता हूँ इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मेन, तो ये 3 मेन लिख देता हूँ इज इक्वल टू 4 वोमेन। सब बराबर हैं भाई, इनकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं जब भी ऐसा हमारे पास होता है तो जो ये नंबर लिखे हैं इनके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, और कटने पिटने के बाद जो भी नीचे वैल्यू आएगी वही इनका रेशियो करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो भाई 6 3 का एलसीएम 6 ही होगा, और ये 6 फिर 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 सत्ते 84, तो आप इन सब का एलसीएम 84 आ गया, 84 से डिवाइड कर दो। तो जब 84 से डिवाइड करोगे तो बॉयज़ अपान 12 सत्ते 84, 14 6 84, अच्छा 14 होगा ना, 14 6 84 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ये जी है तो 12 यहाँ जो हो जाएगा 12 सत्ते 84, ये मेन है तो इसको काटोगे तो 28 3 84 होता है, और ये वोमेन को जब काटोगे 28 से जब डिवाइड करोगे तो भाई 4 से कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 21 84, ठीक है। अब कुल मिला के आपके पास बॉयज़, ये बॉयज़ का रेशियो है, ये गर्ल्स का रेशियो है, ये मेन का, ये वोमेन का, करस्पॉन्डिंग चारों का रेशियो आपने एक दूसरे की हेल्प से निकाल लिया, ठीक है। अब आपको दिया है केवल वेट ऑफ, इफ द एवरेज वेट ऑफ वोमेन इज 63 kg, मतलब वोमेन का दिया है और आपसे बॉयज़ का पूछा है, तो केवल हमें इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो बॉयज़ अपॉन 14 इज इक्वल टू वोमेन अपॉन 21, तो क्या आप यहाँ से बॉयज़ इज इक्वल टू वोमेन इंटू 14/21 लिख सकते हो, इज इक्वल टू वोमेन इंटू 2/3, 7 से काटोगे तो आपको, बिकॉज बॉयज़ निकालना है भाई। इसका वोमेन का देखो 63 kg दिया इसका, तो ये 63 आप यहाँ रखोगे इंटू 2/3, 3 से काटोगे तो ये 21 कट जाएगा, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये देखो ये चारों चीज़ें अगर आपको नहीं निकालना, तो जो चीज़ें आपको यहाँ से सिर्फ ज़रूरत है, एवरेज वेट ऑफ वोमेन 63 kg जो मैं शुरू में बता रहा था, और वोमेन का और इसका वेट ऑफ बॉयज़ का, तो केवल आप इतना निकाल लो। देखो ये बॉयज़ है तो 6 बॉयज़ इज इक्वल टू, सब में यहाँ इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो 4 वोमेन के बराबर हो गया, 4 वोमेन। आपको बॉयज़ निकालना तो बॉयज़ इज इक्वल टू 4/6 इंटू वोमेन, तो वोमेन का 63 kg दिया है भाई। 2 से काटोगे तो 2 3, 2 से काटोगे 2 दूनी, फिर 3 से काटोगे तो 21, तो 21 इंटू 2 42, डायरेक्ट आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बताया, देखो
ये वाला तो मैं बताया था कि आप अगर इतना ही पूछा है तो डायरेक्ट ये करो, और अगर इसके अलावा मान लो इस पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है तो फिर ये पूरा इसका रेशियो निकाल लो। बिकॉज कभी बॉयज़ का वोमेन के साथ पूछेगा, फिर हो सकता है बॉयज़ का मेन या गर्ल्स के साथ पूछ दे, या वोमेन का गर्ल्स के साथ पूछ दे, वोमेन का मेन के साथ पूछ दे, राइट। तो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उतना, अगर एक ही क्वेश्चन पूछा कुछ भी, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करो। बिकॉज आपको जितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दोगे तो वो आप वो सही कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37th घड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप हैंड वॉच पहनते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड द क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डेट। सेम डे का मतलब क्या हुआ कि एक ही दिन में, मान लो 10 AM का मतलब सुबह हो गई, और 2 PM का मतलब कि आफ्टरनून में। तो उसमें आप समझ लो कि कितनी बार मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक घड़ी बना देता हूँ, ये घड़ी बन गई आपकी। अब घड़ी में हमें क्या करना है भाई, इसमें जो भी होता है, जैसे मान लो ये अभी तो सर्कल ही बन रहा है, लेट से एक ये कांटा होता है, ये यहाँ होता है, 1 2 यहाँ पर होते हैं, 1 2 यहाँ पर होते हैं, 1 2 यहाँ होते हैं, 1 2 यहाँ होते हैं, ठीक है। ये वाला 12 का कांटा होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा भाई, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। 10 AM ये वाला है और 2 PM ये वाला है, ठीक है। इसके बाद ही ये बढ़ेगा। भाई मुझे इतना बताओ, जब 10 बजता है घड़ी में, तो आवर हैंड वाला कांटा यहाँ रहता है और मिनट हैंड वाला कांटा कभी भी, जब पूरा का पूरा, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ घड़ी के बारे में। आप देखते होगे कि जब भी पूरा का पूरा अगर फुल आवर होता है, जैसे कि मान लो कि मैं एक बात करूं कि अगर लेट से कि चाहे 12 बजे या 2 बजे, जितने भी बजे, तो आवर वाला कांटा थोड़ा सा छोटा होता है। अगर 10 बज रहा है तो 10 वाला यहाँ एग्जैक्टली इसके सीधे में होगा, तो मिनट वाला कांटा एग्जैक्टली 12 पर ही होता है। 11 बजेगा तो भी ये वाला मिनट वाला कांटा यहीं 12 पर होगा। 4 बजेगा तो ये कांटा भले आवर वाला 4 पर रहे, परंतु मिनट वाला कांटा हमेशा 12 पर ही रहेगा जब पूरे पूरे आवर होते हैं कंप्लीट, तो ठीक है। अब सोचो, जब अभी 10 पर यहाँ है, अब 10 से 2 के बीच, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में पूछा है, ठीक है। जब मान लो जब ये वाला कांटा आगे बढ़ेगा, जब ये वाला कांटा आगे बढ़ेगा, ये वही कांटा आगे बढ़ेगा, तो 10 से 11 के बीच में ये जब 11 तक पहुँचेगा, ये वाला कांटा, घंटे वाला कांटा जब यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये मिनट वाला कांटा घूम घूम के 10 से 11 के बीच में एक बार यहाँ मिलेगा और फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये यहाँ पहुँचा कांटा, तो इसके बीच में एक बार मिला, ठीक है भाई, एक बार यहाँ मिला, ठीक। फिर 11 से 12 के बीच में, अब बताओ मुझे, 11 से 12 के बीच में मिनट वाला कांटा यही है, 11 वाला कांटा आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब एग्जैक्टली ये 11 वाला कांटा यहाँ 12 पर पहुँचेगा और मिनट वाला कांटा भी यहीं पर आके पहुँचेगा, तो एक बार इन दोनों की मुलाकात यहाँ पर होगी। क्यों भाई होगी यहाँ पर, नहीं कि नहीं होगी। 10 से 11 देखो, 10 से 11 के बीच एक बार यहाँ मिलना हुआ इन दोनों का, फिर 11 से 12 के बीच एग्जैक्टली इन बीच में नहीं होगा, फिर एग्जैक्टली 12 पर ही मिलेगी। बिकॉज जब 12 बजेगा तो ये भी कांटा यहाँ पहुँच जाएगा और ये तो मिनट वाला पहुँचेगा ही सही, ठीक है। अब दोनों यहीं पर हैं, फिर 12 से ये धीरे, जो आवर वाला कांटा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मिनट वाला कांटा उसके आगे निकलेगा। आप समझ पा रहे हैं ना कि घंटे वाला जो कांटा आवर हैंड है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके आगे मिनट वाला कांटा तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज मिनट वाले को 360 कवर करना होता है उतने टाइम में। तो मिनट वाला कांटा यहाँ से आगे बढ़ता 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 यहाँ आके फिर से 12 पर पहुँचेगा, और घंटे वाला कांटा जो आवर हैंड होगा वो उसके पीछे पीछे जाके जब तक वो घूम के यहाँ आएगा तब तक ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस बीच में मुलाकात तो नहीं हुई 12 से 1 के बीच में, बताओ 12 से 1 के बीच में मुलाकात हुई क्या, नहीं हुई। बिकॉज मिनट हैंड आगे था और आवर हैंड पीछे था, वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचा और मिनट हैंड आगे आगे करके यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो कुल मिलाकर आपने क्या सीखा कि एक 10 से, देखो 10 से 11 के बीच में एक मीटिंग हुई,
और फिर एग्जैक्टली 12 बजे आप कह दो तो दूसरी मीटिंग हुई, एक और मीटिंग हुई, फिर 12 से 1 के बीच में इनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है। फिर जब 1 से 2 के बीच जाओगे तो 1 से 2 के बीच जब एक वाला कांटा, ये घंटे वाला आवर वाला कांटा आगे बढ़ेगा, तो जैसे ही यहाँ कहीं पहुँचेगा तो मिनट वाला कांटा इसको पीछे से फिर से मिलेगा यहीं पर। तो 1 से 2 के बीच में एक मीटिंग फिर से हो रही है। जब ये पीछे पीछे यहाँ 2 पर पहुँचेगा तब तक ये मिनट वाला कांटा फिर से यहाँ पहुँच जाएगा। तो टोटल 3 मीटिंग हो रही है। समझ आया भाई? 3 मीटिंग। देखो आप यहाँ पर गलतियाँ क्या कर सकते हो भाई, आप गलती 4 मीटिंग कर सकते हो। और मैं आपको बताया कि अगर गिनती आपकी अच्छी है तो उसी सेट आपका काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि अच्छा कर लोगे, ठीक है। बिकॉज आप सोचो गलती में आप 4 ही टिक करोगे, क्यों? क्योंकि भाई आप देखोगे कि 10 से 11 में 1, 11 से 12 में 2, 12 से 1 में 3 और ये 1 से 2 में 4। परंतु भाई 11 से 12 के बीच एग्जैक्टली 12 पर एक मीटिंग हो रही, फिर मिनट हैंड आगे निकल गया, आवर हैंड पीछे पीछे करके मिनट हैंड, जब तक आवर हैंड यहाँ पहुँचेगा तो उसको ये पार करके यहाँ पहुँच जाएगा, ये आगे आगे 12 पर। तो मुलाकात हुई नहीं ना इस बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। तो 3 बार आपकी मीटिंग हो रही है। समझ आया? आगे चलते हैं। घड़ी पर एक क्वेश्चन और भी है। द कैलेंडर फॉर ईयर 2025 इज सेम फॉर विच ईयर? भाई कैलेंडर का मैं इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया हूँ, 4-5 लेक्चर हैं, 6 लेक्चर हैं, हाँ। पर वो कि कैलेंडर में फिर कभी कोई सा भी क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि भाई वो उसको जाके देखो। इतना तरीके से पढ़ाया हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा, कोई भी चीज़ें छूट नहीं रही है और कोई भी रटने का चांस नहीं है। कैलेंडर ईयर 2025, देखो अगर मैं बताऊं कि कोई साल सेम होता है तो कहाँ से उसको सेम होने का चांस रहता है? एक तो 1 से लेकर 28-29 फरवरी तक रहता है सेम, या वेरी करता है, फिर यहाँ से लेके फिर 31 दिसंबर तक। ये 1 फरवरी हो गई और ये 1 जनवरी हो गई, ठीक है। एक तो यहाँ चीज़ें हो सकती है, या यहाँ सेम हो सकता है, यहाँ डिफरेंट हो सकता है इस बीच में, या यहाँ डिफरेंट हो सकता है, यहाँ सेम हो सकता है, या दोनों जगह सेम हो सकता है, ठीक है। अब जब भी हमें अगर वो स्पेसिफिक कोई डेट नहीं दिया है, डेट दिया है क्या कोई, कि मान लो कि 25 जनवरी बोला है तो हमें लगे कि 25 जनवरी मतलब लीप ईयर नॉन लीप ईयर, कुल मिला के यहाँ पर फंडा लिखता है लीप ईयर नॉन लीप ईयर का, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ठीक है। ये फंडा लगता है। मतलब ये समझो कि जो लीप ईयर नॉन लीप ईयर पता कहाँ से चलता है भाई, 28 या 29 फरवरी से पता चलता है। समझ रहे हो ना कि अगर लीप ईयर होगा तो भाई ये 29 की फरवरी हो जाएगी, 29 की फरवरी हो जाएगी, अगर नॉन लीप ईयर है तो 28 की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई पर्टिकुलर महीने की बात नहीं किया है ना, डेट की बात किया है कि कोई 25 अप्रैल बोल दे अगर 2025, तो मुझे पता है कि 2025 25 अप्रैल अगर लेट से बोल देता है तो भाई जो फरवरी 28 फरवरी की होती है वो तो पहले निकल चुका है। आप समझ पा रहे हो ना? हालांकि 2025 कैलेंडर ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता ही नहीं है, पर मान लो 2025 की जगह 2024 दिया होता, तब क्या आप इसको कह पाते कि लीप ईयर है कि नहीं? भाई ईयर लीप ईयर है, पर आपको पता है क्या कि 28 इसमें फरवरी शामिल है कि नहीं है? आपको नहीं पता। हो सकता है कि ये 25 अप्रैल से शामिल किया हो, 25 अप्रैल 2024 से बोला हो। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि 28 फरवरी उसमें शामिल है उस साल में कि नहीं, 28 फरवरी के कारण या 29 फरवरी के कारण ही आप बता पाते हो कि ये ईयर लीप ईयर है कि या नहीं है। पर जब आपको डेट नहीं दिया है, सिर्फ ईयर दिया है, तो भाई आप उसको पूरा का पूरा ईयर शामिल करोगे। पूरा का पूरा ईयर का मतलब कि 1 जनवरी से आप समझोगे, मतलब मेंटली आप उसको समझोगे कि 1 जनवरी से बात हो रही है, ठीक है। अब देखो द कैलेंडर ईयर फॉर 2025 इज सेम फॉर 2029 होगा कि 30 होगा, 31 होगा, 33 होगा। हम कैसे चेक करेंगे भाई? कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो कि 1 जनवरी 2025 की जो भी दिन रहा होगा, सपोज मैं करता हूँ कि लेट से थर्सडे था, गुरुवार था, ठीक है। तो मतलब ये पर्टिकुलर जो भी साल अगर सेम होगा कैलेंडर में तो उस 1 जनवरी को भी उस साल में भी सेम थर्सडे ही फंसेगा, ये मतलब हुआ। देखो क्या फंडा होता है भाई। 2025 अगर मैं मानता हूँ कि 2025 से 2029 लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर नहीं, मतलब ये वाला सेम और ये सेम है, तो कितने साल हुए? तो 4 साल हुए। 2025 से जब 29 में जाओगे तो 4 साल हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओड डेज निकालते हैं। अब सेम ईयर होने का मतलब कि नंबर ऑफ ओड डेज 0 होना चाहिए। ओड डेज का मतलब कि 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है,
तो वो सेम होना चाहिए। और आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसमें 1 ऑड डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, तो उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज का मतलब कि 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे 4 साल में। तो इसमें क्या होता है कि जितने ईयर हैं, मतलब कि लीप, ये पूरे जितने ईयर हैं, ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ये आप फंडा रखते हो। तो जैसे मान लो कि 2025 से 29 में गए तो आपके पास 4 साल हुआ। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो 4 साल हुआ। अगर ये 2029 की मैं चेक करता हूँ कि 2029 ये सेम है कि नहीं है, तो 4 साल होगा। तो 4 साल प्लस, अब इसमें कोई लीप ईयर आ रहा है क्या? तो हाँ, 2028 जो है वो लीप ईयर आएगा। तो एक साल एक ही लीप ईयर आ रहा है ना, तो एक ये जुड़ जाएगा, तो 5। और 5 क्या 0 ऑड डेज होता है? 7 का मल्टीपल है नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है भाई, लीप ईयर भी तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर आप चेक कैसे करते हो? अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करोगे। अगर 400 यानी 400 से वो कट रहा है तो लीप ईयर होगा। और अगर सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर का मतलब कि जैसे 2000 हो गया, 1600 हो गया, 1700 लीप ईयर नहीं है, ये है और ये है। और अगर ये सेंचुरी ईयर के अलावा अगर कोई है तो उसको 4 से डिवाइड करो, अगर पूरा कट रहा है तो वो लीप ईयर होता है। तो 2028 जो है वो लीप ईयर है, तो इसमें शामिल होगा। एक ही लीप ईयर आ रहा, बिकॉज 2026 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 होगा, 29 नहीं होगा। जब हम 2030 की बात करते हैं तो भाई 25 से 30 में जाओगे तो 5 साल ये हो गया, प्लस एक लीप ईयर आ रहा, तो 5 एक 6, 6 क्या 7 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 2000 जब हम 31 की बात करें तो 31 में तो 25 से 31 जब जाओगे तो कितने साल हो गए भाई? 6 साल हो गए, प्लस एक 2028 वाला लीप ईयर आ रहा, तो 6 एक 7 हो गया। अब 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर, मतलब कि 0 ऑड डेज। मतलब अब देखो 0 ऑड डेज का मतलब कि जो साल 2025 में जो तारीख जो दिन था वही 2031 में भी होगा। समझ आया? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 2033 की नहीं होगा भाई, 33 को भी देख लो। 2033 होगा तो 25 से जब 33 आओगे तो 8 साल ये हो गया, प्लस इसमें लीप ईयर कौन कौन से फंस रहे हैं? 2028 एक और 2032, तो ये 2 लीप ईयर फंस रहे हैं। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 10। और 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो भाई 3 ऑड डेज हो जाएगा। तो ऑड डेज जब तक 0 नहीं आएगा तो सेम कैसे होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है नंबर पर बेस्ड है, इवन ऑड पर बेस्ड है। लेट p q r s are distinct positive integer, distinct positive integer, let p q be the odd number and r s be the even। भाई p एंड q जो है ये ऑड हैं एंड r एंड s जो है ये इवन नंबर हैं। बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कंसिडर द फॉलोइंग। पहला दिया है p माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस इज इवन। दूसरा दिया है दिस मच इज इवन, दिस मच इज ऑड। चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। ठीक है, यही पूछा है आपसे। भाई देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में बात होती है कि अगर एक भी नंबर मल्टीप्लाई करने में अगर एक भी नंबर इवन नंबर हो गया तो पूरा का पूरा नंबर इवन हो जाता है। ठीक है, अगर एक भी नंबर इवन हो गया तो पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर हो जाता है। परंतु एडिशन के केस में इवन नंबर अगर है तो कितनी भी बार आ जाए, पर ऑड नंबर अगर है तो वो इवन टाइम्स आना चाहिए, चाहे सम हो या सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, तो जैसे पहला केस लेता हूँ, मान लो p माइनस आर। भाई p माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस। देखो p क्या है? ऑड नंबर है। r क्या है? इवन नंबर। तो भाई ऑड और माइनस इवन करोगे तो यहाँ से क्या होगा? ऑड नंबर आएगा इन दोनों से। ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे ये ऑड नंबर होगा। ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो भी ऑड होगा। ये क्यू क्या है? क्यू ऑड नंबर है। एस क्या है? ये इवन नंबर है। कुछ भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस एस को देख लो कि एस इवन नंबर है। अगर एक भी नंबर इवन है और उसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा तो ये पूरा का पूरा इवन नंबर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना मैं एक एक चीजें क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज आपको समझना है कि कहाँ कहाँ से चीजें चेंज हो सकती हैं। इस क्वेश्चन के लिए बाय द वे हमें सिर्फ इतना देखना है इस वाले स्टेटमेंट के लिए कि एस दिया है, बिकॉज एस का मतलब आर अथवा एस में से कोई भी एक अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों इवन है तो कोई भी एक का अगर मल्टीप्लाई हो गया, किसी भी एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा का पूरा इवन बन जाता है। तो हमारा पहला वाला सही है। ठीक है, अब ये मैं इसलिए समझाया कि बिकॉज ऑड माइनस इवन अथवा इवन माइनस ऑड ये ऑड होता है। ऑड का स्क्वायर करोगे, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो ऑड ही नंबर आएगा ना, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9, 9 भी तो ऑड नंबर है। ठीक,
समझ गए आप। दूसरा देखते हैं, क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर। भाई क्यू क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर कितना होगा, ऑड नंबर। एस क्या है, देखो फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एस फिर से इवन नंबर है, तो अगर एस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई फिर से वो इवन होगा, तो ये भी सही है। बताओ भाई, समझ आया क्या। अगर ये एस का मल्टीप्लाई नहीं होता तो फिर ये क्यू स्क्वायर, अगर मान लो एस नहीं होता तो क्यू स्क्वायर ऑड नंबर था, और क्यू माइनस एस यानी ऑड माइनस इवन, तो ऑड आ जाता, यहाँ से भी ऑड आ जाता। देखो कलर चेंज कर दूँ, इस वाले पार्ट से भी ऑड आएगा, इस वाले पार्ट से भी ऑड आएगा, और इससे इवन आएगा। तो अगर सीधी सी बात करूँ तो ऑड इंटू इवन, एक भी नंबर अगर इवन हो गया तो इवन ही आएगा, तो ये भी सही है, करेक्ट है, बिकॉज एस का मल्टीप्लाई है, इसमें भी एस का मल्टीप्लाई, एस मतलब एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई है। तीसरा देखते हैं, क्यू प्लस आर। देखो भाई क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, तो ये ऑड प्लस इवन यानी ये क्या होगा, ऑड नंबर, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, तो ये ऑड नंबर। पी प्लस एस, पी यहाँ है, एस यहाँ है, तो फिर से ये ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई भी ऑड नंबर ही होता है, और यहाँ क्या इज ऑड, तो ये भी करेक्ट है। बताओ भाई, ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो हमारे तीनों करेक्ट हैं, मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। समझ आया क्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट। घड़ी पर बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बताया था कि फिर से आपके पास घड़ी के एक क्वेश्चन और आएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शो 4:25 4:25 आर। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको घड़ी बना के फिर से समझा देता हूँ। देखो जो मैं घड़ी बनाया था भाई, वही घड़ी आपको फिर से बना रहा हूँ, राइट। क्या करना है आपको, बस समझना है कि आवर हैंड मिनट हैंड क्या है, और ये कहाँ कहाँ होते हैं। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये वाला 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 9, ठीक है। हमें मतलब है 4:25 से, तो 4:25 मतलब यहाँ कहीं होगा, होना चाहिए। बताओ, ठीक है, 4:25 मतलब यहाँ कहीं होना चाहिए। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ भाई, आवर हैंड जो होता है, सबसे पहले मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड, ये मिनट हैंड यहाँ पर रहता है जनरली, जब आवर हैंड कहीं अगर इंटीजर पर है तो मिनट हैंड एग्जैक्टली यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पर रहता है, आप समझ रहे हैं ना। तो मिनट हैंड जो होता है वो एक बार पूरा 1 घंटे में, जब आवर हैंड यहाँ पर पहुँचेगा 1 घंटे पहुँचेगा, तो मिनट हैंड पूरा घूम के यहाँ आएगा। मतलब मिनट हैंड की अगर बात करी जाए तो 1 घंटे में 1 आवर मतलब कि 60 मिनट में भाई कितने डिस्टेंस कवर करता है, 360 डिग्री। यहाँ से ये पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा ना, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो क्या 1 मिनट में आप बता सकते हो कि ये कितना घूमेगा। तो भाई 1 मिनट में 60 से डिवाइड करोगे तो ये 6 डिग्री घूमेगा। कौन, मिनट हैंड। ध्यान रहे मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना। 1 घंटे में यानी 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड घूमता है। अब आवर हैंड की बात कर लेते हैं भाई, आवर हैंड यहाँ से जब यहाँ घूमता है तो ये कितना होता है, पूरा 360 डिग्री है, तो एक पार्ट 12 पार्ट, देखो ऐसे 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट बराबर 360 डिग्री है, 1 2 3 4 करके से 12 पार्ट है ना, तो 12 पार्ट बराबर 360 डिग्री, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 360/12 यानी 30 डिग्री वैल्यू आएगी, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू यानी इतना एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, राइट। अब ये 30 डिग्री कवर करने के लिए घंटे वाले यानी आवर हैंड जो होता है, आवर हैंड जो होता है उसको 30 डिग्री कवर करने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है। 1 आवर में वो 30 डिग्री कवर करता है। मिनट हैंड 1 घंटे में यानी 1 आवर्स में 360 डिग्री चलता था। जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है, तो 30 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो क्या आप बता सकते हो कि भाई 1 मिनट में ये कितना कवर करेगा, तो 60 को डिवाइड कर दो यानी 1/2, और 1/2 का मतलब कि 0.5 डिग्री। क्या मतलब समझे,
भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कुल मिला के कि मिनट हैंड जो होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री तय करता है, जो आवर हैंड होता है वो 1 मिनट में आधा डिग्री तय करता है। ठीक है, समझ आई बात? बस इतना सा आपको समझाना था। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 4:25 बोला है, तो भाई 4:25 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितना एंगल होगा, यही पूछा है। कितना एंगल? 4 यहाँ है, 25 मान लो यहाँ है, तो 4:25। तो 25 मिनट पर क्या होगा कि जो मिनट हैंड होगा यहाँ होगा ना मिनट हैंड, और आवर हैंड यहाँ कहीं होगा। तो इस पूरे का हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये मिनट हैंड है तो भाई इस पूरे में कितना हो जाएगा। मैं कितना चेक करवा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ से 4 से 5 के बीच में इतना केवल चेक करवा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ तक तो दोनों के सेम है। करना क्या है आपको, मैं इस 4 से 5 के बीच, तो भाई यहाँ से यहाँ के बीच मिनट हैंड कितना कवर करेगा, 4:25 का मतलब कि मिनट हैंड आपको यहाँ रखना है। तो 20 से 25 के बीच 5 मिनट में मिनट हैंड कितना कवर करेगा, 1 मिनट में जब 6 डिग्री तय करता है तो 5 मिनट में ये 5 × 6 यानी 30 डिग्री कवर करा। ठीक है, उसमें से माइनस करोगे, देखो अभी इस वाले पार्ट को चाहे कहो तो मैं हटा दूं, मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दिया हूँ। आप माइनस करोगे, ये मिनट हैंड का तो आपने निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ आवर हैंड जो आया है उसको भी तो हटाओगे, यहाँ से यहाँ मिनट हैंड, उसमें से इतना पार्ट माइनस कर दो। समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक मिनट हैंड, उसमें से इतना आवर हैंड को माइनस कर दोगे तो ये वाला दोनों के बीच एंगल बचेगा माइनस। अब आवर हैंड है भाई, तो आवर हैंड है तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना कवर करता है बताओ भाई। 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करता है। आपको यहाँ 25 डिग्री कवर करवाना है, मतलब कि 4:25। तो 25 मिनट में ये कितना, तो 1 मिनट में जब भाई आधा डिग्री, तो 25 मिनट में 25 इंटू आधा डिग्री, भाई ये 5 × 30 हो गया 30 डिग्री, और माइनस इधर से कितना हो गया 25/आधा, 25 इंटू आधा यानी 12.5, मतलब 12.5। तो 30 डिग्री में से 12.5 माइनस करोगे तो 17.5 डिग्री आएगा आंसर आपका। दोनों के बीच आंसर मतलब कितना एंगल होगा, तो 17.5 डिग्री आंसर, ऑप्शन सी। समझ आया ना? देखो मैं समझाना जो चाहता हूँ भाई, आप कंफ्यूज ना होना, केवल इतनी सी बात। ये तो दुनियादारी इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आपको और भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं डायरेक्ट ये चीज़ें बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री तय करता है। भाई यहाँ से यहाँ के बीच, मैं यहाँ से यहाँ के बीच जो आपको समझा रहा हूँ बार बार कि आप 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ पूरा निकाल लो, उसमें से जो आवर हैंड कवर किया उसको माइनस कर दोगे तो दोनों के बीच यही एंगल, बिकॉज यहाँ पर आवर हैंड होगा और यहाँ पर मिनट हैंड होगा, तो यही ना दोनों के बीच एंगल होगा, तो यही तो हम निकाल रहे हैं, इतने में से इतना माइनस करके। आई होप की बातें समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन अ नंबरिंग ऑफ 260 पेज। 260 पेज की एक बुक है मान लो, तो उसमें नंबर ऑफ 5 कितनी बार रिपीट होंगे। अब अगर याद हो तो पिछले जो मैं 2023 का मैं आपको करवाया था सी सेट, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाया था। भाई मैं आपको ये बताया था कि 1 से जब आप 99 के बीच जाओगे तो जीरो आपको कितनी बार मिलते हैं, तो जीरो 9 टाइम्स मिलते हैं, 9 टाइम्स। और सेम चीज़ें जब आप 1 2 3 अप टू 9 बताओगे तो ये सब कितनी बार मिलते हैं भाई, ये 20 बार मिलते हैं, 20 टाइम्स। कहाँ से, 199, 1 से 99 के बीच। और जब 1 से 100 के बीच पूछेगा तो आपको देखोगे कि 100 में 2 जीरो और हो जाते हैं, तो ये 9 2 11 हो जाएगा, और एक 1 बढ़ जाता है तो 121 टाइम्स हो जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। समझ पा रहे हो ना? और यही चीज़ें मैं आपको और एक बताया था कि 1 से लेकर 999 तक आपको अगर जीरो पूछता है तो जीरो कितनी बार आता है भाई, 299 टाइम्स आता है। और इसी में अगर आपसे पूछता है कि 1 2 3 अप टू 9 ये सब कितनी बार आता है, तो भाई ये 300 टाइम्स आता है। मैं आपको ये बताया था कि भाई इसको याद कर लो ये चारों चीज़ें, बिकॉज ये डायरेक्ट कहीं एप्लीकेशन में यूज़ हो जाएंगी, नहीं तो आप फाइंड करोगे तो फिर आप 2 मिनट ऐसे ही ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट कर दोगे। इसको यूज़ करो, देखो कैसे है। भाई हमसे पूछा है 260 पेज की है, तो मतलब 1 से लेके 260 पेज हमसे पूछा है ना, इसमें 5 पूछा है हमसे, 5 यहीं बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो 5 1 से लेके मैं 99 तक अगर बात करूं तो 5 कितने टाइम्स आएगा भाई, 20 टाइम्स आएगा। आप समझ पा रहे हो ना, 1 से 99 के बीच 5 20 टाइम्स आएगा। अब हम 100 से 260 तक काउंट कर लें कि 5 कितनी बार आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो देखो, अगर मैं यहाँ से
देखो 105 में पहले यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं। यूनिट डिजिट में 105 से लेके 195, फिर 205, फिर 215 और ऐसे ही करके 200 में 55 तक फाइंड कर रहा हूँ। ध्यान रहे 255 में अभी मैं इस 5 को नहीं जोड़ूंगा, अभी मैं केवल यूनिट वाले 5 की बात कर रहा हूँ। तो कितने ऐसे 5 होंगे बताओ मुझे भाई। ऐसे 5 होंगे, देखो यहाँ से 005 से लेके 1595 तक गए तो 10 तो यहाँ से हो गए, ठीक है। फिर 05 से लेके 55 तक गए तो ये कितने हो गए भाई, 6 यहाँ से हो गए, तो टोटल 16 हो गए। 10 6 16, समझ पा रहे हो ना भाई। यहाँ से 05 से अगर मैं 15 से 195 तक जाता तो 9 होती, पर 05 से 195 तक जा रहा हूँ तो 10 ये हो गए। और 05 से 55 तक जा रहा हूँ, इस 5 को मैंने अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, केवल यूनिट वाले को काउंट कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 6, ये तो ये 16 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब 10th प्लेस पर जो होता है, मतलब दहाई पर जो 10th प्लेस पर होता है उसको देखते हैं। तो अगर आप 150 से देखो, 150 से 159 तक जाओगे तो मैं फिर से यहाँ 155 आएगा, तो यूनिट वाला तो मैं देखो यहाँ काउंट कर चुका हूँ, तो यूनिट वाला काउंट नहीं करना है, केवल हम टेंस वाला काउंट कर रहे हैं, ये टेंस वाला। तो देखो 5 से 50 से लेकर 59 तक जा रहे हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक, मतलब ऐसे कितने हो जाएंगे भाई, 10 होंगे होंगे। सेम चीज़ है 250 से आप कहाँ तक जाओगे, 259 तक जाओगे, तो 10 इधर से भी हो जाएंगे, बस हमारे काउंट हो गए। सबको जोड़ लो, समझ आया। 20 ये, 16 ये, 10 10 ये, कितने हो गए, 20 10 30 10 40 10 50 6 56, ठीक है। समझ आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या, बन जाएगा। कोई दिक्कत हो, तनिक भी हो, अगर दिक्कत तो बताओ। मैं एकदम क्लियरली चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथमेटिक्स आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कहीं से भी कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। चीज़ें मैं उसी तरीके से सिंपल करके समझाता हूँ, ठीक है। अब इसमें बस आपको इतना ही करना है कि ये अगर ये 199 तक अगर आप इतना रटे हो तो भाई आपको पता है कि 20 बार, अदरवाइज फिर ये आपको यही काम फिर उधर करना पड़ता है। और कई बार ये चीज़ें आपके लिए डायरेक्ट जो पूछ देता है, तो फिर आप डायरेक्ट अगर याद है तो आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं ये बहुत सोच समझ के आपको ये चीज़ें याद करवाया हूँ। 1 से लेकर 999 तक अगर बात करेगा तो फिर भाई आप ऐसे काउंट करोगे तो 5 से 7 मिनट आप यहीं वेस्ट कर दोगे। तो बेहतर है कि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। भाई पहले 28 टर्म्स आपको बताना है अगर इस सीक्वेंस में, तो कैसे करोगे। देखो 28 टर्म्स, सबसे पहले तो ये देखो कि इनको 28 टर्म्स में कौन कौन आएंगे। तो भाई देखो, अगर सीरीज को देखो तो 1 1, फिर 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि 1 1 दो तो 1 दिख गए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 दिखा, फिर उसके बाद 3 2 1 दिखा, फिर उसके बाद 4 3 2 1 दिखा, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, ऐसा दिख रहा है। बताओ दिख रहा है क्या। बस यही आपको देखना है कि कोई एक पैटर्न कोई फॉलो होगा, और जो भी पैटर्न मिल जाए बस उसको अप्लाई कर दो। तो देखो ये वाले तो 2 हो गए, इन दोनों को तो 2 1 3 हो गया, फिर यहाँ तक देखो जोड़ोगे, जोड़ने का तरीका देखो, जैसे 2 और 1 3 हो गया, इन सबको जोड़ना है ना 28 तक। तो देखो 2 2 3 4 5, यहाँ ऐसे 28 तक जोड़ना है भाई। तो 5 4 9 3 12 4 16, 16 टर्म अभी हुए। फिर जब उसमें 6 जोड़ोगे तो 16 + 6 कितना 22 हो जाएगा। जब उसमें 7 जोड़ोगे तो 22 और 7 कितना हो जाएगा 29। मतलब हमें जो 7 वाले में जोड़ना है उसका एक टर्म आखिरी का नहीं जोड़ना है, समझ आया। तो वो एक टर्म आखिरी में क्या होगा, देखो 6 5 4 3 2 1 होगा, फिर एक पैटर्न ये लगेगा, फिर 7 6 5 4 3 2 1। ये 1 वाला जो टर्म आएगा आखिरी में, ये 29th टर्म आएगा। तो हमें 28 तक ही जोड़ना है, तो इस वाले पार्ट को हम नहीं कंसिडर करेंगे, इस एक वाले को, ठीक है। तो जो मैं यहाँ से बोल रहा था कि भाई इसको देखो, ये आ क्या रहा है एक्चुअल में, पहले वाले में क्या लग रहा है, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा, फिर 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, फिर इसमें 1 2 तो यही वाला है, उसमें एक्स्ट्रा 3 जुड़ा ना, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है सबका। तो सम सबका निकाल रहे हैं, देखो तो 1 2 3 तो यही पिछला वाला था, उसमें एक्स्ट्रा 3 जुड़ गया, तो ये मैं 3 जोड़ दिया। फिर बाकी 3 तो यही था, एक्स्ट्रा में 4 जुड़ गया, तो 3 और 4 ये 7 हो जाएगा।
फिर 7 में ये 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 7 5 12, फिर 5 में ये पूरा 5 तो वही तक था, फिर 6 एक्स्ट्रा जुड़ गया तो 12 6 18। अब 18 में ये 7 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है परंतु 1 घट रहा है, तो 12 18 और 7 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। 25 में ये एक नहीं जोड़ोगे, मतलब एक माइनस करोगे तो ये 24 होगा। बस जोड़ दो इनको, सबको आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, कुछ गलतियां हो गई क्या? शायद कुछ हमने मिस्टेक कर दी, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ये 2 था और ये 2 था, ये 3 था, 3 में 3 जोड़ोगे तो ये 6 होगा। अच्छा, ये हमने गलती कर दी थी। फिर 6 में 4 जोड़ोगे तो ये 10 होगा, फिर 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 होगा, 15 में 6 जोड़ोगे तो 21 होगा, और 21 में 6 जोड़ोगे, 21 में 7 जोड़ोगे तो 21 7 28 होगा। 28 में 1 माइनस करोगे, एक कौन सा माइनस कर रहे हैं भाई, ये वाला 1 माइनस कर रहे हैं जो हमने काउंट नहीं किया। देखो 8 1 9 5 14, 14 और 6 20 और 5 25, 25 में 1 हम माइनस कर दो तो ये 24 हो गया। ठीक है, करी 2 2 2 4 1 5 1 6 और ये 2 8, तो आपका 84 हो गया। 84 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर फॉर 3300 रुपीज। इफ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर कॉस्ट एंड आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी। भाई जो चीज़ें हमसे डायरेक्ट पूछा है हम उतना ही काम करेंगे, कंपैरिजन जिससे करवाता है हम उससे कंपैरिजन करते हैं। पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर, तीनों की कास्ट प्राइस दिया पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3330 रुपये। ठीक है, पी कॉस्ट 25% मोर देन आर कास्ट, तो भाई पी और आर में मैं अगर रेशियो निकालूं तो 25% मोर का मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी आर की, देखो मोर देन आर के कंपेयर बोला है तो पी की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब 1/4 ज़्यादा हो गई। ठीक है, 5 4 का आ गया। एंड आर कास्ट 20% मोर देन क्यू कास्ट, तो क्या मैं आर क्यू के रेशियो में बताऊं तो भाई अगर क्यू 5 है तो इसकी 6 हो जाएगी, 5:6। क्यू के कंपेयर में 20% ज़्यादा, तो 5 का 1 कितना होगा, 5 से 1 ज़्यादा है तो 1 कितना होता है, 5 का 20% होता है। ठीक है, बस अब पी आर क्यू जो जैसा दिया हम वैसे रेशियो फाइंड कर लेते हैं, पी आर क्यू। ठीक है भाई, कैसे फाइंड करोगे, दोनों में कॉमन क्या है, आर कॉमन है तो आर को बराबर कर दो। भाई इसमें 4 है इसमें 6 है, किसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का। क्यों भाई, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 छक्का 12 इसमें भी हो जाएगा, 4 3 12 इसमें भी, बिकॉज जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर कर दो, ऑलरेडी सब इक्वल हो जाएगा। अब ये रेशियो में तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में करोगे तो 3 5 15, रेशियो 3 चौका 12, इसमें भी 12 आ गया, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10। बस क्या बोला है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी। अब पी की कॉस्ट कितनी होगी, 15 है तो 15 अपन टोटल, 15 12 27 10 37, इधर किसका निकालोगे, टोटल का तीनों का 33, ये दिया है 3330। भाई अगर इसको काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, 9 3 27, 9 7 63, 9 7 63, इसलिए मुझे हिंट मिली कि 9 बार जाएगा, तो 9 और ये 0 है तो ये 90 हो जाएगा, तो 15 नहीं 135 होता है और ये 0, आंसर आ गया आपका। ठीक है, कौन सा है आंसर, 1350 यानी ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज 3 डिजिट नंबर 1, क्या बोला, ए बी और सी डी 2 डिजिट नंबर, इनको सम करना है यानी प्लस करना है, 3 डिजिट नंबर मिलता है 1 सी ई, हमें ये मिलता है। ठीक है भाई, वेयर लेटर ए बी सी डी ई डिनोट द डिस्टिंक्ट डिजिट। अब डिस्टिंक्ट है, डिजिट है मतलब सिंगल डिजिट नंबर है सभी, ये बताने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है और डिस्टिंक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। देखो अगर मान लो भाई 1 सी ई, अगर मैं बी और डी को जोड़ूँ तो मुझे ई मिल रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता जो भी ई होगा, हो सकता है कुछ भी हो, यहाँ से हिंट नहीं मिल रही है। आगे देखो, अगर मैं यहाँ से सी और ए को जोड़ रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 सी ई, पहले को जोड़ोगे तो ये मिलता है, जो कैरी आता है कैरी इधर जुड़ता है, यही होता है, तो हमें नहीं पता कि कैरी आया कि नहीं आया। ठीक है, पर इन जब दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 1 सी मिल रहा है, 1 सी इन्हीं दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। तो भाई ये तो मुझे समझ आ गया कि सी जो होता है, जैसे मान लो कि अगर 9 मान लो 8 है, उसमें आप किसी चीज़ को जोड़ोगे ऐसा तो मुझे ये 18 कब मिलेगा, जब ये वैल्यू 10 होगी, ये वाली
ये वाली जब 10 में ये वाली जोड़ोगे तब ना ये 8 जाके यहाँ मिलेगा। ऐसे सेम चीज़ें जब सी में कुछ जोड़ रहे हो और ये 1 सी मिल रहा है, मतलब कुल मिला के 17, 18, 15 इस टाइप से वो नंबर सेम चीज़ रिपीट हो रही है, दैट मीन्स कि इधर की वैल्यू ये 10 होनी चाहिए, और 10 तो हो नहीं सकती कोई डिजिट, ये वाले डिजिट देखो सी तो आ रहा है, मतलब ये वाला 10 होना चाहिए, और 10 कोई डिजिट तो हो नहीं सकती सिंगल डिजिट, तो मतलब ये 9 रहा होगा। 9 क्यों रहा होगा भाई? बिकॉज यहाँ से मैं कैरी फॉरवर्ड 1 कर सकता हूँ। भाई आप कहोगे 1 ही क्यों कर सकता हूँ? तो ये दोनों सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट को अगर जोड़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड 1 ही आएगा, बिकॉज 2 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 आने के लिए अगर 22, 25, 27 होगा तो इनको 10-10 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अब 10 से ज़्यादा कोई डिजिट होती नहीं है, 9 ही होती है या 9 से कम। तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड मुझे 1 मिल सकता है, और 1 अगर मिलेगा तो फिर 9 इसको होना पड़ेगा, और 9 1 10, तब जाके ये पूरा 1 से लिखोगे, दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। देखो जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो उसी की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो 9 हो जाएगी ए की वैल्यू। समझ आया ना? क्योंकि भाई देखो अगर मैं कहूँ कि मान लो कि 1, मान लो कि लेट से कि 9 और 5 है, और सपोज मैं 2 और यहाँ से 3 करता हूँ, तो 5 और 3 मैं 8 यहाँ जोड़ रहा हूँ, तो ये हो गया। इधर से अगर कैरी कुछ भी नहीं आया मतलब 0 आया कैरी, ठीक है। तो 9 और 2 11 होगा ना, ये 12 तो नहीं होगा, और अगर ये 12 हो रहा है, ये वाला 2 यहाँ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इधर से हमें 10 लाना पड़ेगा, और 10 तो कोई डिजिट हो नहीं सकती, 9 ही हो सकती है अधिक से अधिक, तो इसका मतलब 1 इधर से कैरी फॉरवर्ड पक्का ही आया होगा, इसमें जुड़ा होगा। तो बस वही चीज़ है कि ए की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, समझ आया? आई होप कि आपसे बन जाएगा। देखो 3 नंबर x by z आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ अ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर सच दैट, मतलब x by एंड z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने ये ले लिया, आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ अ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, राइट, सच दैट x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 2z, हमसे ये पूछा, हमें कंडीशन दिया है, राइट। हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड आर पॉसिबल, मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू कंसिडर करूं तो क्या क्या हो सकती है। देखो अब आप सोचो कि जेड की आप जो भी वैल्यू लोगे, जेड की आप जो भी वैल्यू लेते हो भाई, तो उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, और 2 टाइम्स जेड की जिस वैल्यू को लेते हो उसका 2 टाइम्स एक्स ग्रेटर होना चाहिए, और ये भी ग्रेटर होना चाहिए। तो लेट से कि मैं जेड की अगर मैं 1 वैल्यू मान लेता हूँ, तो कुल मिला के 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू 2 हो जाएगी। बाई की मैं क्या वैल्यू लेता हूँ कि इस वाले पार्ट से ये ज़्यादा आना चाहिए था, अगर मैं बाई की वैल्यू मान लो कि 2 लेता हूँ, तो अच्छा ये 3 है, इसमें आई एम सॉरी ये 3 है, तो ये पूरा 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा। जेड की वैल्यू हमने 1 ली, बाई की वैल्यू हमने 2 ली, तो 2 इंटू 2 ये वाला 4 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो एक्स की, एक्स में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं है, केवल एक्स है, तो ये वैल्यू हमें 4 से ज़्यादा आनी चाहिए, इक्वल नहीं है देना। तो ये वैल्यू 4 से ज़्यादा क्या क्या हो सकती है हमारे पास, इन 3 में हमारे पास यही 3 है, मतलब 5 6 और 7, मतलब यहाँ से हमारे पास 3 कंडीशन 3 आया, ठीक। अब अगर मान लो लेट से कि मैं जेड की कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, कौन कौन सी वैल्यू, जेड की मान लो कि मैं 2 ले लेता हूँ, तो भाई 2 इंटू 3 ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ पा रहे हो ना, ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं बाई की वैल्यू क्या लूँ कि ये पूरा पार्ट 6 से ज़्यादा 7 आ जाए, अगर ये 7 आ गया तो फिर एक्स को मैं क्या रखूँगा, एक्स को 7 से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं जेड की वैल्यू 2 नहीं ले सकता। समझ पाए आप? तो एक्स की जेड की वैल्यू मैं 1 ही ले सकता हूँ, 1 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं, बाई की वैल्यू अगर कुछ चेंज कर दूँ, मान लो कि मैं अगर जेड की वैल्यू 1 लिया तो 2 तो मैं यहाँ ले चुका हूँ, अगर मैं 3 ले लूँ सपोज, बिकॉज 1 नहीं ले सकता, अगर यहाँ 1 लिया तो 1 नहीं ले सकता, 2 तो यहाँ ले ही लिया हूँ। तो अगर मैं बाई की वैल्यू 3 ले लूँ तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तब हमारे पास एक और वैल्यू बचेगी 7, तो मतलब ये यहाँ से 7 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 3, एक यहाँ से कंडीशन मिलेगी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई 4, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 ऐसी कंडीशन मिलेगी, और मैक्सिमम ऑप्शन देखो आपके पास अवेलेबल है 4, तो मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? तो बस इस तरीके से बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही भाई। चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अब तक तो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि क्या कितना समझ में आया, पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या आपको फ़ायदा और आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप बताओ, मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।